के बड़कोट में बादल फटने से भारी तबाही, 8 से 9 मजदूरों के लापता होने की सूचना। राहत बचाव कार्य में जुटी एसडीआरएफ। लापता लोगों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। पंचायत चुनाव की नई तारीख घोषित, 2 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। 24 जुलाई को पहले और 28 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान। 31 जुलाई को मतगणना होगी। बीजेपी से पूर्व विधायक सुरेश राठौर 6 साल के लिए निष्कासित। अमर्यादित आचरण के आरोप में पूर्व विधायक पर बड़ी कार्रवाई की गई। कालाढूंगी में पुलिस की पिटाई के बाद युवक ने दी जान। ग्रामीण ने पुलिस चौकी का किया घेराव, मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं जहां पर देहरादून से बड़ी खबर। आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे हैं सीएम धामी। सीएम धामी ने भारी बारिश की स्थिति की जानकारी ली है। उत्तरकाशी में बादल फटने का मामला, राहत और बचाव कार्य की समीक्षा कर रहे हैं सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बंद सड़कों को जल्द खोलने के निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद ये पूरा मामला, और ऐसे में राहत और बचाव कार्य की समीक्षा खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। साथ ही बता दें कि बंद सड़कों को जल्द खोलने के निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। आपातकाल परिचालन केंद्र पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। साथ ही सीएम धामी ने भारी बारिश की स्थिति की जानकारी ली है और उत्तरकाशी में बादल फटने का ये पूरा मामला है। ऐसे में आपको बता दें कि राहत और बचाव कार्य की समीक्षा खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि बंद सड़कों को जल्द खोलने के निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे हैं मुख्यमंत्री, जहां पर पूरे तरीके से जानकारी ले रहे हैं। स्थिति का जायजा मुख्यमंत्री ले रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी दीपिका हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दीपिका, अगर बात करें, क्योंकि मुख्यमंत्री सीधे तौर पर जानकारी लेते हुए और पूरे तरीके से वहां पर आखिरकार किस तरीके से कार्य किया जा रहा है, राहत बचाव कार्य, आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल, देखिए अभी से कुछ ही देर पहले जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी पूरी टीम जो है आईटी पार्क स्थित आपातकालीन आपदा जो केंद्र है, परिचालन केंद्र है, वहां पहुंचे हैं। वो सीएम धामी उत्तरकाशी में जो बादल फटने के बाद जो हादसा हुआ है, जो 8 से 9 मजदूर दबे हैं जिनकी तलाश जारी है, उसको लेकर के एक अपडेट जो है वो ले रहे हैं, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं सीएम धामी। और ये पहली बार नहीं है, जब भी प्रदेश में कुछ बड़ी घटना होती है तो सीएम धामी खुद जो है मॉनिटरिंग करते हैं, खुद अपडेट लेते हैं। और जो उत्तरकाशी में आज हादसा हुआ है उसी के अपडेट लेने के लिए आज मुख्यमंत्री आपदा केंद्र में पहुंचे हैं, परिचालन केंद्र में पहुंचे हैं। और जो आपदा सचिव है विनोद कुमार सुमन, उनसे उन्होंने एक एक जानकारी ली है अहम, और किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है उसकी भी जानकारी ली है। इसी के साथ उन्होंने जो एसडीआरएफ के वहां पर कप्तान पहुंचे हैं और आईजी गढ़वाल जो है राजीव स्वरूप, वो भी वहां पहुंचे हैं। उनको साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जो पुलिस की टीम है वो जल्द से जल्द रेस्क्यू करे। हो सकता है कि कुछ जाने बच जाए, वैसे तो मुमकिन नहीं है क्योंकि रात 12:30 बजे ये हादसा हुआ है और ऐसे में अब कई घंटे बीत चुके हैं, तो संभावना कम है। लेकिन फिर भी सीएम की ये कोशिश है कि हो सकता है कोई घायल हो तो उसको बचाया जा सके। इसके लेकर आपदा प्रबंधन सचिव को खास निर्देश दिए गए हैं। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप, उत्तरकाशी की जो एसपी हैं सहिता डोभाल, उनको निर्देश दिए गए हैं कि जो रेस्क्यू कार्य है उसमें तेजी लाई जाए और जो जो हो बन सकता है उनके लिए, मजदूरों के लिए उनकी मदद की जाए, उनके परिवार वालों की भी मदद की जाए। इसी के साथ जो अन्य इलाके हैं जहां पर ये घटना संभावना है कि बादल फट सकता है या आपदा आ सकती है या पानी का बहाव जो जलस्तर है वो बढ़ सकता है, उनको वहां लोगों को खाली कराने के निर्देश घर को दिए हैं और उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के निर्देश सीएम धामी ने दिए हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सीएम धामी खुद केंद्र में पहुंचे हैं पूरा जो आपदा आई है, जो पूरी घटना हुई है उत्तरकाशी की, उसकी जानकारी लेने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल। और दीपिका देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है जब कभी इस तरीके के हादसे होते हैं, खुद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचते हैं, पूरी तरीके से जानकारी लेते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कितना कार्य हुआ है, वजह क्या रही है, क्यों वहां पर रहने दिया था। क्योंकि सवाल ये भी खड़ा हो रहा है दीपिका कि आखिरकार जब मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है तो ऐसे स्थानों पर लोगों को क्यों छोड़ा गया है, क्यों उन्हें जाने के लिए नहीं प्रशासन ने वहां पर किसी भी तरीके से कार्रवाई की है। क्या लोगों की जान इस तरीके से जाना, क्या बिल्कुल प्रशासन पर सवाल नहीं खड़े होंगे कि इसको लेकर आखिरकार मुख्यमंत्री क्या कुछ एक्शन लेते हैं?
जी बिल्कुल, देखिए पूरी तरह से लापरवाही मैं मानती हूँ इसकी आपदा प्रबंधन विभाग की और जो पुलिस डिपार्टमेंट के वहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं उनकी, और जो बगल में ही वहाँ एक चौकी थी उनकी। क्योंकि देखिए आपदा जब आती है तो ये पता चल जाता है कि कौन सा क्षेत्र जो है अधिक संवेदनशील है आपदा के लिहाज से, बरसात मानसून के लिहाज से। और जैसे कि अभी देहरादून में एक घटना हुई है, एक 2 मंजिला इमारत जो है वो ढह गई, यानी कि हल्की सी जो है वो टेढ़ी हो गई है। ऐसे में जो पुलिस प्रशासन है एक्टिव नजर आया और उन्होंने तुरंत जो लोग हैं उनको वहां सुरक्षित बाहर निकाला और उनको सुरक्षित स्थान में पहुंचाया। तो अगर वहां की पुलिस एक्टिव होती या आपदा प्रबंधन विभाग के जो अधिकारी है वो एक्टिव होते या एसडीआरएफ जो भी अन्य टीमें जो लगी है वो एक्टिव होती और उन लोगों को सुरक्षित स्थान में पहुंचाया जाता तो हो सकता है कि वो बच जाते। लेकिन कहीं ना कहीं 8 से 9 लोग लापता हैं, तो ऐसे में मैं कहीं ना कहीं उनकी गलती मानती हूँ। और लेकिन सीएम धामी मुझे लगता है कि अगर इसमें किसी की लापरवाही निकलती है सामने अधिकारियों की तो जरूर उसमें एक्शन लेंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने बड़े बड़े मामलों में एक्शन लिया है जिसमें अधिकारी लापरवाह पाए गए हैं। बिल्कुल दीपिका, हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो खबरों में आगे बात करते हैं जहां पर यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन हुआ है। स्लाइड बैंड के पास में ये भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन वाली जगह पर रेस्क्यू कार्य जारी है, खोज बचाव का काम भी किया जा रहा है। भूस्खलन की चपेट में आए 20 श्रमिक जो है फिलहाल सुरक्षित है। 9 लापता लोगों की सर्चिंग के लिए भी रेस्क्यू कार्य इस दौरान जारी है। तो बड़ी खबर जहां पर स्लाइड बैंड के पास में ये भूस्खलन हुआ है, आपको बता दें कि भूस्खलन वाली जगह पर रेस्क्यू कार्य फिलहाल लगातार जारी है, खोज बचाव का काम भी किया जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि भूस्खलन की चपेट में आए 20 श्रमिक सुरक्षित हैं, लेकिन आपको यह भी बता दें कि 9 लापता लोगों की सर्चिंग के लिए भी रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह भूस्खलन हुआ है और ऐसे में स्लाइड बैंड के पास में भूस्खलन हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि इसमें यहाँ पर कई मजदूर मौजूद थे। फिलहाल 20 मजदूर जो है वो सुरक्षित है, खोज बचाव का कार्य भी जारी है। आज NH 134 पे यमुनोत्री की ओर जाने वाले मार्ग पे जो लैंडस्लाइड हुआ है उसमें खोज और बचाव का काम सुबह से चालू है और गतिमान है। NDRF, SDRF और जिला प्रशासन की पुलिस की टीमें लगी हुई है मौके पे। जनता का भी उसमें सहयोग है जो वहाँ गाँव के निवासी हैं, मिलके ही काम करते हैं। 2 जगह पे रोड वॉश आउट हो गई है, सिलाई बैंड के पास और ओजरी बैंड के पास। तो वो चूंकि उसमें पानी और अभी मलबा थोड़ा ज्यादा है, NH बड़कोट के द्वारा उसको थोड़ा पानी कम होने के बाद उसको रिस्टोर करने का प्रोसेस शुरू की जाएगी। जहाँ तक हमारे यात्री जो मूवमेंट पे हैं, जो अपनी अपनी जगहों पे जिनको रोक लिया गया है यमुनोत्री गंगोत्री धाम पे, वहाँ पे उनको रोका गया है होल्डिंग पॉइंट्स पे। और उनसे मेरा आग्रह भी है कि चूंकि मौसम पूरा उत्तराखंड और पूरे नॉर्दर्न रीजन में ही 1 या 2 दिन के लिए अभी स्थिति थोड़ा वर्षा की ज्यादा रहेगी, इसलिए यात्रा को रोका गया। तो जो यात्री जहाँ पर है वो कृपया वहीं पे रुके रहें। और ये निर्देश दे दिए गए हैं कि सभी जगह पे जहाँ पे रुकने की और खाने पीने की व्यवस्था है तो किसी भी तरह की कोई ओवरचार्जिंग या कोई कीमत में बढ़ोतरी खाद्य पदार्थों की नहीं की जाएगी। मेडिकल टीम अपनी जगह पे तैनात है, एम्बुलेंसेज भी रेडी है। बस यही हमारा अपील है सभी लोगों से कि वो धैर्य बनाए रखें। काम चल रहा है रिस्टोरेशन का, शीघ्र ही आज हम उसको पूरा करेंगे। और हमारी सहयोगी दीपिका हमारे साथ में लगातार बनी हुई है। दीपिका, देखिए क्योंकि राहत बचाव कार्य तो चल रहा है, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है जब इस तरीके से भूस्खलन होता है। ऐसे में पूरे मलबे को उससे वहां से हटाना और एक बार फिर से उस रास्ते को दुरुस्त करना है, क्योंकि अभी 9 लोग लापता हैं, उनका पता लगाना है। बहुत ज्यादा बड़ा मुश्किल टास्क जो है वो प्रशासन के लिए इस बार। जी बिल्कुल, देखिए जब भी मानसून उत्तराखंड में आता है तो कहीं ना कहीं पूरे ज़िले के लिए, पूरे प्रदेश के लिए एक चैलेंज लेके आता है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है हर साल, चाहे कोई कितनी भी तैयारी कर ले, चाहे सरकार कितनी भी एक्टिव हो जाए, लेकिन फिर भी जो है जो आपदा है उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि प्राकृतिक तौर पर ये आती है। ऐसे में जो उत्तरकाशी में बादल फटा है उसमें जैसे कि आपने भी जानकारी दी, 8 से 9 जो मजदूर है वो लापता है, 10 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। डीएम समेत गढ़वाल कमिश्नर ने भी जानकारी दी है कि 9 लोग अभी भी लापता है जिनको तलाश की जा रही है। हालांकि ये पता नहीं लग पा रहा है कि वो मलबे में फंसे हैं या मलबे के साथ खाई में गिर गए हैं, क्योंकि काफ़ी भारी मात्रा में जो मलबा है वो खाई में भी गिरा है। ऐसे में खाई में जाकर जो SDRF NDRF की टीम है वहाँ पर भी जांच कर रही है, और जो मलबा ऊपर ही है वहाँ पर भी जांच कर रही है, जो मकान ढहा है वहाँ पर भी जांच कर रही है। जब अगर
अगर अगर वो लापता लोग नहीं मिल पाते हैं तो ऐसे में जो आधुनिक जो मशीन है उसके जरिए जो है उनकी तलाश की बिल्कुल। जाएगी। और दीपिका देखिए, क्योंकि अब ऐसे में सर्च ऑपरेशन चला, देखना होगा कि आखिरकार कितनी सफलता हाथ लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका, हमारे साथ जुड़ने के तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 3 साल 358 दिन का कार्यकाल पूरा हो गया। इसके साथ ही सीएम धामी उत्तराखंड के दूसरे सबसे अधिक समय तक पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। इस विशिष्ट उपलब्धि पर सीएम धामी ने कहा कि उन्हें इस दौरान उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का प्रयास किया है। रिपोर्ट देखिए। तीन जुलाई 2021 को शपथ लेने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सीएम पुष्कर सिंह धामी का 3 साल 358 दिन का कार्यकाल पूरा हो गया है। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में दूसरे सबसे अधिक समय तक रहने वाले सीएम बन गए हैं। पहले नंबर पर पूर्व सीएम स्वर्गीय एनडी तिवारी हैं, जो 2002 से 2007 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत दूसरे नंबर पर थे, जो 3 साल 357 दिन तक उत्तराखंड के सीएम रहे। इस विशिष्ट उपलब्धि पर सीएम धामी ने विनम्रता के साथ कहा है कि उन्होंने इस दौरान यही प्रयास किया कि उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने। हम सबका हमेशा से यही प्रयास रहा है और मेरा भी व्यक्तिगत रूप से कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनका बहुत लगाव हमारे राज्य उत्तराखंड से है। उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से हमारा उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी पूर्व सीएम एनडी तिवारी का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। महेंद्र भट्ट ने कहा कि 2027 में एक बार फिर से सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, जिसमें बीजेपी जीतेगी और पुष्कर सिंह धामी फिर से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड की अस्थिरतापूर्ण राजनीति में एनडी तिवारी जी के बाद सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री का एक सीमा है, उसको पार कर रहे हैं। लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के ऐसे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं जो एनडी तिवारी जी से भी ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहेंगे। अगला चुनाव भी पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में पार्टी लड़ेगी, हमारी सरकार बनेगी और नरेंद्र तिवारी जी का रिकॉर्ड भी पुष्कर सिंह धामी जी तोड़ेंगे। अपने कार्यकाल के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई कड़े फैसले लिए हैं, जिससे उत्तराखंड के साथ ही देश में मुख्यमंत्री की छवि धाकड़ धामी की बनी है। इस दौरान उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर सीएम धामी ने इतिहास रच दिया है। इन तमाम उपलब्धियों के बीच मुख्यमंत्री धामी की विनम्रता उन्हें दूसरे राजनीतिज्ञों से अलग करती है और यही वजह है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष 2027 में फिर से पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो उधर उत्तराखंड हाईकोर्ट से पंचायत चुनाव पर रोक हटाए जाने के बाद राज्य में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा दिया है। गोदियाल ने कहा कि जो लोग पंचायतों में मनमाने आरक्षण के खिलाफ कोर्ट गए, उनके साथ न्याय नहीं हुआ। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का शेड्यूल जारी। गणेश गोदियाल बोले, हाईकोर्ट से न्याय नहीं। पूर्व पीसीसी चीफ के बयान पर चढ़ा सियासी पारा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कांग्रेस पर हमला करारा। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगाई रोक को हटा दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव का कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। पंचायत चुनाव 2 चरण में होंगे। 2 जुलाई से दोनों चरणों की नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। पहले चरण का मतदान 24 जुलाई और दूसरे चरण का मतदान 28 जुलाई को होगा। 31 जुलाई को मतगणना होगी।
हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों में होंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। ग्राम पंचायत सदस्यों, ग्राम प्रधानों के पदों के लिए चुनाव, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, जिला पंचायत सदस्यों के लिए चुनाव। 2 चरणों में होंगे चुनाव। 2 से 5 जुलाई तक दोनों चरणों के लिए नामांकन। 7 से 9 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच। नाम वापसी की तिथि 10-11 जुलाई। पहले चरण के लिए 14 जुलाई को चुनाव चिन्ह आवंटन, 24 जुलाई को वोटिंग। दूसरे चरण के लिए 18 जुलाई को चुनाव चिन्ह आवंटन, 28 जुलाई को वोटिंग। 31 जुलाई को होगी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना। पंचायत चुनाव का कार्यक्रम जारी होने के साथ ही जहां राज्य में राजनीतिक दल और प्रत्याशी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने हाईकोर्ट के आदेश पर सवाल उठाकर बवाल मचा दिया है। गणेश गोदियाल ने कहा है कि पंचायतों में आरक्षण प्रक्रिया में सरकार की मनमानी के खिलाफ जो लोग हाईकोर्ट गए, उनके साथ न्याय कहां हुआ, इसलिए ये फैसला उनके गले नहीं उतर रहा। गोदियाल का कहना है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि पंचायत चुनाव हो जाएंगे और आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई होती रहेगी, फिर सरकार की मनमानी पर रोक कहां लगी। गणेश गोदियाल के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। बीजेपी का कहना है कि पंचायत चुनाव की रणभेरी बज गई है, लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले से मुंह की खाए कांग्रेस के नेता कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तराखंड के नागरिक की हैसियत से ये बात कहना चाहता हूं कि ये फैसला मुझे गले से नीचे नहीं उतर रहा है, और ये इसलिए नहीं उतर रहा है कि माननीय न्यायालय में जो लोग गए वो इसलिए गए कि साहब हमारे साथ अन्याय हो रहा है, और उस पर अगर ये फैसला, हालांकि लिखित रूप में अभी मैंने नहीं देखा, पर जो मैंने सुना, अगर वो फैसला इस रूप में आया है कि चुनाव होंगे और सरकार 3 सप्ताह में अपना जवाब दे, तो इसका अर्थ ये है कि चुनाव हो जाएंगे और फिर ये केस चलता रहे और इसी तरह लोगों की जिंदगियां बीत गई। अब देखिए, कोर्ट पर भी अगर प्रश्न खड़े कांग्रेस के नेता कर रहे हैं तो इसका मुझे कोई उत्तर नहीं देना है। अभी क्लियर हो गया, जब हम शुरू में इस बात को कहते थे कि सरकार ने जो निर्णय किया है वो न्याय संगत किया है, मानकों को ध्यान में रखकर किया है, और कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगाई है। तो पुष्कर सिंह धामी की सरकार में गैर कानूनी नियम विरोध कुछ भी काम नहीं होता है, इस बात का संकेत अब कांग्रेस को समझ जाना चाहिए, और न्यायालय ने उस पर मोहर लगाई है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का कार्यक्रम जारी होने पर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, लेकिन गणेश गोदियाल ने हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाकर सूबे का सियासी पारा गरमा दिया है। देखना होगा कि पंचायतों में आरक्षण के सवाल पर न्याय नहीं मिलने की बात कह रहे गोदियाल के बयान से मचा सियासी घमासान आगे कितना जोर पकड़ता है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर रोक लग चुकी है। चारधाम यात्रा एक दिन के लिए स्थगित की गई है। भारी बारिश की वजह से चारधाम यात्रा एक दिन के लिए स्थगित की गई है। मौसम को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है, यानी ये निर्णय लिया गया है। राहत एवं बचाव दलों को भी किया गया है सक्रिय। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मौसम विभाग की तरफ से उत्तराखंड में लगातार अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में मौसम को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि चारधाम यात्रा एक दिन के लिए स्थगित की गई है। आगे हालातों को देखते हुए एक बार फिर से बहाल किया जाएगा, लेकिन फिलहाल एक दिन के लिए चारधाम यात्रा को रोक दिया गया है। मौसम की जानकारी के अनुसार इस यात्रा को रोका गया है। और अब खबर विकासनगर से, जहां पर मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके बीच देर से हो रही बारिश के चलते यमुना और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं। ऐसे में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद लोहारी और डाकपत्थर डैम में भी काफी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है, जो कि तीव्र वेग के साथ में मैदानी इलाकों की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। पानी के वेग का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यमुना में पानी का जलस्तर आर पार देखा गया है। बड़ी बात तो यह है कि यमुना नदी में छोड़े गए पानी के समय कुछ बच्चे और स्थानीय लोग तो पानी देखने पहुंचे, मगर विकासनगर तहसील और पुलिस प्रशासन नदी किनारे से नजारत यहां पर मिला है। ऐसे में यमुना नदी का जलस्तर बढ़े होने के बीच किसी भी प्रकार की अगर अनहोनी हो सकती है तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन होगा? मौसम विभाग द्वारा उत्तराखंड में कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट के बीच देर रात से ही बारिश का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में यमुना नदी का जो जलस्तर है वो काफी बढ़ा हुआ है। डाकपत्थर बैराज में यमुना नदी का पानी पहुंचने के बाद अब डाकपत्थर बैराज से कई फाटक खोलने दिए गए हैं, जिससे कि यमुना का जलस्तर जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर काफी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें विकासनगर के भीमावाला की, तो भीमावाला में इस समय हम मौजूद हैं यमुना नदी के किनारे, जहां पर कि आप देख सकते हैं
कि किस तरह यहाँ पर यमुना का जलस्तर बढ़ा हुआ है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाए कि आपको किस तरह से यहाँ पर जो है यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ देखा जा सकता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो पानी के बहाव की, तो पानी का बहाव भी यहाँ पर तस्वीरों में साफ झलकता हुआ दिख रहा है कि किस तरह से यहाँ पर जो है पानी जो है मैदानी क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। और जल्द ही ये सारा पानी जो हथनीकुंड बैराज है वहाँ पर पहुँचने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। और हथनीकुंड बैराज का जलस्तर भी बढ़ेगा, जिसके बाद यह पानी छोड़ने के बाद दिल्ली की ओर जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर इसका जो पानी का असर है वो देखने को मिलेगा। मैं कैमरामैन राजू के साथ परविंदर तोली, हिंदी खबर, भीमावाला। और देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर कारगी चौक स्थित बंजारावाला में बारिश का कहर। देर रात हो रही बारिश की वजह से गिरा है घर, कोई जनहानि नहीं हुई, घर के सभी लोग सुरक्षित। घर गिरने से हुआ है लाखों का नुकसान। तो बारिश जिस तरीके से कहर बरपा रही है, ऐसे में कारगी चौक स्थित बंजारावाला में भी बारिश का कहर देखने को मिला है। देहरादून में देर रात से लगातार हो रही बारिश को देखते हुए देहरादून एसएसपी हर स्थिति से खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं दून पुलिस को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। बरसात की वजह से मालसी जू पुलिया के पास सड़क का किनारा धंसने से यहां पर जो रास्ते पर भारी वाहनों का प्रतिबंध यहां पर कर दिया गया है। मसूरी जाने वाले पर्यटकों से अनुरोध किया गया है कि इस मार्ग का प्रयोग कम से कम करते हुए दूसरे वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करें। उधर मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने 29 और 30 जून के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की आशंका जताते हुए यहां पर रेड अलर्ट जारी किया है। उन्होंने बताया है खास करके पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, देहरादून और नैनीताल जिलों में बारिश का असर जो है वो अधिक रहने की संभावना है। इसके चलते भूस्खलन, सड़कें बंद होने और नदी नालों में जलस्तर बढ़ने की आशंका भी जताई है। आम जनता और पर्यटकों को सावधानी बरतने की सलाह भी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। तो 29 और 30 तारीख के लिए जैसे बोला गया था कि भारी से बहुत भारी वर्षा जो है कुछ जगहों में वो प्रदेश के विभिन्न जिलों में मिलने वाली है। और बाकी भी जो ज़िले हैं उनमें भी, जनपदों में भी हैवी से वेरी हैवी रेन कहीं कहीं पर मिलने की संभावना है। तो जो हमने रेड वार्निंग के लिए खास कर रखे हैं डिस्ट्रिक्ट, उसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, टेहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और इसी तरह जो है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट को ये रखा गया है आज और कल के लिए। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स है उनमें ऑरेंज अलर्ट जो है वो रखा गया है। इसी तरह सेम चीज़ जो है कल 30 तारीख के लिए भी जून को वो रखी गई है। तो 2 दिन काफ़ी बारिश की एक्टिविटी प्रदेश में देखने को मिलनी चाहिए। और ऑलरेडी भी हमको बहुत अच्छी बारिश जो है वो मिल रही है प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं जो लैंडस्लाइड है या फिर हिल्स में और या इसी तरह जो गाड़ गदेरे हैं या प्लेन्स में हैं, तो जल भराव या जलस्तर बढ़ना जो है नदियों में वो देखने को मिलेगा। और मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।